नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, या यूं कहते हैं हम कि दोस्ती करना, है ना। किसी से हम दोस्ती करते हैं वो भी एक संधि होती है ना, मिलना। संधि की परिभाषा है दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके मेल से हुए विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है यहाँ पर, नर प्लस इस। तो नर में र का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें अंतिम ध्वनि जो है अ की निकलती है। र अंतिम ध्वनि क्या होती है हमारी? अ। तो यहाँ पर अ, और बाद वाले शब्द में पहला वर्ण कौन सा है? ई। तो अ और ई के मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है ए। तो ये हो जाएगा नर प्लस इस बराबर नरेश। ये इसका संधि हुआ। तो इसमें क्या होता है? वर्ण, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर किस चीज की आवश्यकता होती है? किसको जानना जरूरी है? वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ण के बारे में पहले बताता हूँ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण ये स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही किया जाता है। इनका उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे ये 11 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण जो हैं ये स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, इनका जब उच्चारण किया जाता है, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर इन्हें, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा वर्ण। हमने वर्णमाला में पढ़े हैं, जैसे अ और आ। तो आ को हम क्या छोटा, जैसे इसमें तो आ और आ पढ़ लेते हैं। जैसे ई और ई, छोटी बड़ी बोलते हैं हम। तो छोटा वर्ण और बड़ा वर्ण, बड़ा मतलब दीर्घ और छोटा मतलब ह्रस्व। तो ह्रस्व स्वर जो है इसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। जो भी समय इसमें लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है। अभी दीर्घ स्वर में हम देखेंगे। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। ये 4 वर्ण होते हैं, अ, ई, उ और री। ये कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया अ का। अब अ का उच्चारण करने में अगर मान लो आपको आधा सेकंड लगता है, तो दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें 1 सेकंड लगेगा। जैसे इसमें अ और अ दोनों मिलेंगे, तो जितना समय इसको लगता है उच्चारण करने में उतना ही समय इसको भी लगेगा। इसलिए यहाँ पर ये दीर्घ स्वर बनेगा। तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय उच्चारण में लगता है। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 वर्ण जो हैं ये है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का ज्यादातर प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम प्रयोग होता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
3 गुना समय लगता है। इसमें कितना लगता है? 2 गुना, इसमें 3 गुना। और इसका जो संकेत चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, एस जैसा होता है इसका चिन्ह। जैसे हम बोलते हैं राम, लेकिन जब राम शब्द में बीच में हम ये लगा देंगे, ह्रस्व स्वर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? राम। इस तरीके से लंबे स्वर में इसको बोला जाता है ना। जैसे ओम, इस तरीके से हम इसको लंबे स्वर में बोलते हैं। तो ये होते हैं लुप्त स्वर। तो ये तो हमको जानकारी क्या की मिली स्वर के बारे में। वर्ण का दूसरा भेद होता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? ये स्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, ये बिना स्वर के उच्चारित नहीं किए जाते हैं। व्यंजन वर्ण में स्वर मिला हुआ होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क, अब क में यहाँ पर जब हम बाद में इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो अंतिम ध्वनि, बाद की ध्वनि हमारी क्या होती है? अ। क, ख, ग, सभी वर्ण में अंतिम ध्वनि क्या आती है? अ, है ना। तो इसमें क्या मिला हुआ है? स्वर वर्ण मिले हुए होते हैं व्यंजन वर्ण में। अगर इसको हमको स्वर रहित बनाना है तो हम क्या करते हैं? इसको लिखने में इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो ये हलंत लगने से यहाँ से स्वर रहित हो जाता है, इसमें स्वर अब नहीं है ना। तो इस तरीके से व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा, कंठ, होंठ आदि स्थान, मतलब हमारे मुख के अन्य भाग को हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। इनका उच्चारण करते समय उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श नाम है उनका, स्पर्श मतलब हमारी जिह्वा जो है हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। और इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 5 वर्ग में बांटा गया है। और 5 वर्ग के नाम उसी प्रकार है जो इनके वर्ण हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। क वर्ग क ख ग घ न, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न और प में प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस तरीके से इसमें कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा होता है इनका अंत्यस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है। मतलब इसमें क्या है कि जब इनका उच्चारण करेंगे हम स्पर्श का, तो जिह्वा हमारे मुख के किसी भाग को स्पर्श करेगी। और अंत्यस्थ का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगी। ये कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण, इनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा, उष्मा अर्थात होता है गर्म ना, हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। स, स और ह, ये 4 वर्ण ये होते हैं। और भी वर्ण है वर्णमाला में। संयुक्त व्यंजन है, अघोष व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है ना। इस तरीके से और भी व्यंजन इसमें आते हैं। पर हमने अभी यहाँ पर जो वर्ण हमारे को इसमें संधि में प्रयोग में आते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो इन वर्णों की जानकारी, संधि को समझने के लिए इन वर्णों की जानकारी आपको आवश्यक है। इस तरीके से आपको इन वर्णों के बारे में परिचित होना चाहिए, तब हम संधि को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। संधि को समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी तब जबकि आपको ये वर्ण के बारे में जानकारी हो। तो हम आगे चलते हैं संधि के बारे में वापस। यहां तक हमने देखा था संधि की परिभाषा, है ना। संधि का एक उदाहरण देखा, नर प्लस इस। तो यहाँ पर ये वर्णों का मेल होता है। इसमें 2 वर्णों के मेल से जो होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर नर प्लस इस नरेश, है ना। तो यहाँ पर अ प्लस ई से ए का उच्चारण
होता है। ये यहाँ पर एक संधि का उदाहरण हमने देखा। अब संधि के भेद, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन, वर्ण के बारे में अभी हमने पढ़ा है। उसी तरीके से स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा होती है। ठीक है, बहुत जैसे उनके नाम है उसी तरीके से उनकी परिभाषा होती है। इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो स्वर, 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर, मतलब 2 वर्णों का मेल होता है ना, जिसे यहाँ पर ये उदाहरण में हमने देखा। इधर ये कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है, और इधर भी स्वर है। तो 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो विकार अर्थात परिवर्तन आता है वह स्वर संधि होती है। मतलब दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी कौन सा वर्ण होना चाहिए? स्वर वर्ण होना चाहिए। तब वह कौन सी संधि कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। जैसे इसका एक उदाहरण यहाँ पर नीचे भी बताया गया है। इति प्लस आदि। इति में ई, इधर कौन सा वर्ण है? ई, और आदि में आ। तो ई और आ दोनों कौन से वर्ण हैं? स्वर वर्ण है। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। इन दोनों के विकार से परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ? या का परिवर्तन हुआ। तो इत्यादि, यहाँ पर क्या कौन सा वर्ण आ गया? या आ गया। तो इति प्लस आदि इत्यादि। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद स्वर संधि के होते हैं। इन 5 भेद के बारे में हम एक एक करके, एक एक भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। जैसे उदाहरण में समझ में आ जाएगा, आपको उदाहरण में स्पष्ट समझ में आएगा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यहाँ पर है ह्रस्व स्वर, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ के मेल से भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे इसका उदाहरण कृष्ण प्लस अवतार। तो कृष्ण में यहाँ पर क्या है, जब हम कृष्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी अंतिम ध्वनि क्या होगी? अ प्लस अ। यहाँ पर क्या होगा? आ। जब हम इसका संधि करेंगे तो कृष्ण प्लस अवतार बराबर कृष्णा अवतार। कृष्णा अवतार एक साथ इसको बोलेंगे। ठीक है, ये अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी इसको लघु भी बोल सकते हैं। लघु स्वर और लघु स्वर के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। दूसरा ह्रस्व स्वर, इन्हें लघु स्वर और दीर्घ स्वर से भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसका उदाहरण है न्याय प्लस आलय। तो न्याय का जब हम उच्चारण करेंगे तो अंतिम ध्वनि क्या होगी? अ, और इधर आ। अब प्रश्न है कि यहाँ पर आ किसे? तो यहाँ पर शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये आलय, आलय सही शब्द होता है, अलय गलत शब्द होता है। इसलिए यहाँ पर शब्दों का ज्ञान हमको होना चाहिए। शब्दों का ध्यान हमको रखना है कि सही उच्चारण, शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए। तो आ प्लस आ से भी आ का उच्चारण होगा। आ प्लस आ के मेल से आ बनेगा। तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर, ये हो जाएगा न्याय प्लस आलय, न्यायालय। उसी प्रकार दीर्घ स्वर
और दीर्घ स्वर दोनों मिलकर भी दीर्घ स्वर ही बनाएंगे। जैसे दया प्लस आनंद, दया आ, और आनंद में भी आ, तो आ प्लस आ बराबर आ, क्या बनाएंगे? आ, दीर्घ स्वर। दया प्लस आनंद, दयानंद, क्या हो जाएगा ये? दयानंद। फिर आ दीर्घ स्वर प्लस लघु ह्रस्व स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर बनाएंगे, है ना। जैसे विद्या, विद्या का आ और प्लस अर्थी अ मिलकर भी आ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी। अब जैसे आ प्लस अ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा कि ये किस तरीके से वहां पर आ का उच्चारण हमने किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? कृष्ण, इसमें से हमने आ को हटा दिया, रा के नीचे हलंत लगाया, मतलब ये स्वर रहित हो गया। इसमें से आ हटाया हमने, आ को अलग कर दिया, ठीक है। प्लस अवतार, अवतार में से आ को हटाया और यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा? ये वतार, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। अब इस आ को हमने कृष्ण के साथ में जोड़ दिया। जब हम कोई स्वर वर्ण व्यंजन में मिलाते हैं तो उसके नीचे हलंत नहीं होता है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर इसके आ की मात्रा, ये आ की क्या होती है? मात्रा होती है इस तरीके से, तो आ की मात्रा इसके ऊपर लगा दी हमने, फिर क्या हो गया? कृष्णा, और वतार इसके साथ जोड़ दिया तो कृष्णा अवतार, पूरा एक शब्द बन गया। जब संधि विच्छेद के लिए आता है, कभी कभी क्या है, तो संधि हो गया, संधि विच्छेद करना होता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या है? कृष्णा अवतार, तो आपने दोनों शब्दों को अलग अलग करा, कृष्णा को अलग करा और वतार को अलग करा, दो शब्द बना लिए। अब कृष्णा में से आ को हटा दिया यहाँ से, है ना, तो ये हलंत आ गया, ये क्या हो गया? कृष्ण हो गया। अब वतार कोई सही शब्द नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? आ में से दो आ को अलग अलग करेंगे, एक आ को इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? और एक आ जो है इसमें जुड़ जाएगा, हलंत हट जाएगा, तो कृष्ण प्लस अवतार, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आ के ये चार उदाहरण हैं, उसी तरीके से ई और ऊ के भी उदाहरण होंगे। जैसे ई प्लस ई, बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ ई प्लस ई, दीर्घ ई, है ना, ई प्लस ई, दीर्घ ई, फिर ई प्लस ई, ऐसे इसमें और ऐसे ऊ के उदाहरण हो जाते हैं। तो ये स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। गुण संधि में एक नया गुण उत्पन्न होता है ना। इसमें क्या होता है कि जब आ और आ के बाद यानी दो पद होते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, दो पद होते हैं, तो पहला पद और दूसरा पद, तो ये आ और आ के बाद यानी बाद वाले पद में और आ के बाद, इनके बाद में ई आता है, तो काय का उच्चारण होता है? ए का होता है। अगर आ और आ के बाद में ऊ आता है तो ओ का उच्चारण होता है। अगर आ और आ के बाद में री आता है तो अर का उच्चारण होता है ना। ये तीन प्रकार से इसमें अलग अलग उच्चारण होते हैं। अब इसके उदाहरण देखकर हम समझेंगे। जैसे इसमें क्या है? नर प्लस इन, तो आ प्लस ई, आ के बाद में का मेल हुआ, ई का हुआ, तो वर्ण क्या बनेगा? ए बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई से ए का उच्चारण होगा, ये हो जाएगा नरेंद्र, ठीक है। अब ये आ से ई का मेल, अब आ से ई दीर्घ ई ना, तो आ प्लस ई से अगर मेल होगा तो क्या बनेगा? तो भी ए बनेगा। तो गण प्लस ईश गणेश। उसी प्रकार आ के साथ ई, आ के साथ फिर आ के साथ का दोनों, फिर आ के साथ दोनों ई का मेल करेंगे हम, है ना। तो आ प्लस ई ये बनेगा, तो महा प्लस इन महेंद्र,
फिर आ के साथ ई, दीर्घ ई का करेंगे तो लंका प्लस ईस, तो ये हो जाएगा लंकेश। ए का उच्चारण होगा आ प्लस ई, दोनों मिलाकर कौन सा वर्ण उच्चारण करेंगे, ए करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर लंकेश। ठीक है, आप कैसे उसी प्रकार फिर इनका कैसे होगा, ऊ से होगा, तो आ का जब ऊ से होगा तो पर प्लस उपकार, आ के साथ में ऊ, तो क्या बनेगा ओ का उच्चारण होगा, तो पर प्लस उपकार, तो आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा परोपकार। उसी प्रकार महा, आ के साथ में ऊ, एक बार आ के साथ फिर आ के साथ, आ के साथ ऊ का उच्चारण करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा महा प्लस उत्सव, तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे, ये हो जाएगा महोत्सव। उसी प्रकार जल, आ के साथ में फिर ऊ का करेंगे दीर्घ ऊ का, है ना, तो जल प्लस उर्मी, तो आ प्लस ऊ जलोर्मी। महा प्लस उष्मा, आ के साथ में फिर हम ऊ का करेंगे दीर्घ स्वर का, तो महा प्लस उष्मा, महोष्मा, आ प्लस ऊ महोष्मा। इस तरीके से ये 4 उदाहरण ऊ के साथ हो गए। री, आ के साथ री का उच्चारण करेंगे, तो देव, देव में आ और री दोनों मिलकर क्या बनाएंगे अर्थ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा देव प्लस ऋषि देवर सी। उसी प्रकार आ के साथ में महा प्लस ऋषि महर्षि। इस तरीके से आ और आ के बाद में इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो ये 3 वर्ण अलग अलग उच्चारित होते हैं और ये तीनों के अलग अलग उदाहरण आपको बताए गए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने इसको बताया था उसी तरीके से इसमें भी हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, देव में से हमने अ हटा दिया, है ना, और इधर से री को हटा दिया, तो क्या बचा केवल सी बचा। तो ये अ और ये री क्या बनाएंगे आर बनाएंगे, है ना। तो हमने इसको क्या कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये देव इसकी हलंत है, वह को पूरा लिख दिया, तो आ तो किसमें आ गया, इसमें आ गया। अब र जो है इसके नीचे हलंत है, मतलब ये पूर्ण वर्ण नहीं है, तो ये जब इसके ऊपर लगाएंगे हम, ये क्या लिख दिया हमने सी, और ये र की मात्रा इस पर लगा दी, तो ये हो गया देवर सी। ठीक है, ये इस तरीके से हमने स्वर संधि के दीर्घ संधि और गुण संधि दो भेद समझेंगे। तो बच्चों अगला स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम क्या है कि जब पहले शब्द के अंत में, पहला शब्द कौन सा, ये संधि विच्छेद करते हैं 2 शब्द होते हैं, है ना, तो पहला शब्द, तो जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरा शब्द मतलब ये, जब दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। मतलब पहले शब्द के अंत में आ और आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई हो, तो ये दोनों मिलकर किसका उच्चारण करेंगे, क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। और यदि ओ अव हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि ओ अव आए तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। अ और ओ ये मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि का नियम है, इसको ध्यान रखें। जैसे अ और आ, तो आ के बाद में या तो ए आ जाता है तो आई का उच्चारण होता है, या फिर आ के बाद में ए आ जाता है तो भी आई का उच्चारण होता है। इसी प्रकार आ और आ के बाद में ओ और औ अगर आते हैं तो औ का उच्चारण होता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। जैसे एक धन एक ना, यहां पर क्या है, एक का जब हम उच्चारण करेंगे तो एक में
अंतिम ध्वनि क्या होगी? अ। यहाँ पर क्या आया? अ। और इसका पहला वर्ण क्या है? ए। तो ये अ और ए ये दोनों मिलकर आई का उच्चारण करेंगे, आई को बनाएंगे। तो एक धन एक मिलकर संधि होगी एक एक। उसी प्रकार सदा धन एव, तो सदा में क्या है? आ, और इसका पहला वर्ण क्या है दूसरे शब्द का? ए। तो आ और ए मिलकर आई का उच्चारण करेंगे। तो सदा धन एव सदैव। उसी प्रकार मत धन एक, यहां पर क्या है? अ और यहां पर आई है ना। तो अ और आई मिलकर क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे, आई का उच्चारण करेंगे। तो मत धन एक का संधि होगा मतेक्य। उसी प्रकार आ के साथ आई, तो महा धन ऐश्वर्य। तो आ इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, और इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आई। तो आ और आई मिलकर क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। तो महा धन ऐश्वर्य का संधि होगा महेश्वर्य। उसी प्रकार अ और ओ के साथ, ये किसके साथ थे? ए के साथ थे। अ का ओ के साथ है ना। तो दंत धन औष्ठ, तो अ का ओ से जब मिलान होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो दंत धन औष्ठ दंतोष्ठ। महा धन औध, तो आ का ओ से मिलान औ, तो महाधन औध महोध। आ का औ से जब मिलान होगा तो औ होगा। जल, जल की अंतिम ध्वनि क्या है? अ, और इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ, तो जल धन औ है ना, जल धन औध। तो इसका जब संधि होगा तो जलोध। महा धन औषध, यहां पर इसकी अंतिम ध्वनि आ और इसका पहला वर्ण दूसरे शब्द का औ, तो महाधन औषध महोषध, महोषध। और अगर ये महाधन औषधि कर दें तो महोषधि हो जाएगा। ठीक है, शब्द अलग अलग है। तो ये थी वृद्धि संधि। उसके बाद स्वर संधि का चौथा भेद होता है यण संधि। यण संधि क्या है? कि जब ई और ई या उ और उ या फिर री है ना, ई और ई उ और उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई सा भी अन्य स्वर आता है तो उसका परिवर्तन काय में होता है? या में होता है। और उ के बाद अगर उ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो काय में परिवर्तित होता है? व में। और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका परिवर्तन होता है रा में। ठीक है, तो जैसे अति धन अधिक, यहां पर क्या है? ई। ठीक है, इसके बाद में इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। तो ई के बाद भिन्न स्वर क्या आया? अ। ये काय में परिवर्तित होगा? या में। तो अति धन अधिक अत्यधिक। उसी प्रकार देवी धन आलय, यहां पर क्या है? दीर्घ ई है ना, इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ। तो ये क्या हो गया? ई धन आ, ये क्या बनाएगा? ये भी यह बनाएगा, तो हो जाएगा दिव्या लय। ये है सु, इसमें क्या है? उ, उ के साथ उ के साथ ये क्या बनेगा? आ। तो ये हो जाएगा स्वागत। उसके बाद वधु है ना, दीर्घ बड़ा उ हो जाएगा। धन आ, तो ये क्या हो जाएगा? वधु धन आगम, तो वध्वा गम। इसी प्रकार मातृ री, री के साथ उ, तो री के बाद भिन्न स्वर, तो ये हो जाएगा मातृ प्लस उपदेश मातृ उपदेश। ठीक है, ये यण संधि थी।
इसके बाद स्वर संधि का अंतिम 5वां भेद होता है यह अयादी संधि। अयादी संधि का नियम है यदि पहले शब्द के अंत में ए ऐ ओ औ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है ऐ और ऐ का आय और ओ का औ और औ का आओ उच्चारण होता है। जैसे इसके उदाहरण है चे धन अन। अब यहाँ पर क्या है चे ए के साथ भिन्न स्वर है अ, तो ये काय का उच्चारण करेगा ऐ का, तो चे धन अन चयन। उसके बाद गै ऐ के साथ भिन्न स्वर है अ, तो हो गया गै धन अ, तो ये हो जाएगा ये ए और आ मिलकर आय का उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा गायक। उसी प्रकार भो का क्या है ओ का मिलान किससे हो रहा है अ, तो भो प्लस अन ये हो जाएगा भवन। पौ औ और ये अक अ, तो ओ धन अ, ये उच्चारण करेंगे आओ का, तो पौ धन अक पव। और यहाँ पर एक शब्द और होता है पो धन वन, अगर ये है तो ये हो जाएगा पवन, ये पवन होता है ओ और वह से ये पवन होता है। ये स्वर संधि का 5वां भेद था अयादी संधि। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमने यहाँ पर इस वीडियो में स्वर संधि और स्वर संधि के उपभेद के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्वर संधि के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसी के 2 भाग संधि के व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।